ये अफसाना सत्यराज का है। सत्यराज के केले के खेत थे। जब भी उसके खेतों में केलों की फसल कटाई लायक हो जाती थी, तब एक कारोबारी आया करता था। अरे सत्या, तुझे तो इल्म है ही, आजकल बाजार में कितनी मंदी चल रही है। इस मर्तबा केले के दाम और गिर गए हैं। अरे भाईजान, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम किसानों का क्या होगा? अब क्या कहूँ, इस मर्तबा दाम कब्ल से 20% कम हो गए हैं। अरे बाप रे, ऐसे चलता रहा तो हमारा क्या हश्र होगा? सोचा था इस साल दुख्तर का अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला करवा दूंगा, लेकिन अब मालूम होता है कि ये मुश्किल है। अब क्या कहूँ भाई। यहाँ सत्यराज की बीवी ऐश्वर्या और बेटी बाजार से लौट रही थी। ऐश्वर्या का तवज्जो बाजार में केले के चिप्स के ठेले की जानिब गया। अम्मा, मुझे केले का चिप्स दिलवा दो ना अम्मा। ठीक है। दोनों केले के चिप्स के ठेले के जानिब गए। भैया, कैसे भाव दिए केले के चिप्स? 200 रुपए किलो। बाप रे, इतना महंगा? केला तो बस 10 रुपए किलो फरोख्त होता है और तुम 200 रुपए किलो चिप्स फरोख्त करते हो। केले के अलावा तेल और मेहनत भी लगती है। आपको लेना है तो लो, वरना चलते बनो। गीता, मैं तुझे घर पर चिप्स बनाकर देती हूँ। ये बेहद महंगा है, वो भी ढेर सारा बनाऊंगी। चलेगा ना? ठीक है अम्मा। ऐश्वर्या और गीता घर आए और ऐश्वर्या ने घर में रखे हुए कच्चे केलों से केले के चिप्स बनाना शुरू किया। अम्मा, तुमने कहाँ से सीखा ये चिप्स बनाना? अपनी अम्मा से। नानी अम्मा को चिप्स भी बनाना आता था? वैसे भी हमारे बचपन में ऐसे चिप्स के ठेले नहीं होते थे, सब कुछ अम्मा ही बनाती थी। फिर तो कितने पैसे बचते होंगे ना? हाँ। गीता बड़ी बेसब्री से चिप्स के तैयार होने का इंतजार कर रही थी। फिर जब ऐश्वर्या ने चिप्स तेल की कड़ाही से निकाले। अम्मा, बन गए क्या? हाँ हाँ, बन गए। अब बस थोड़ा सा ठंडा होने दे। ऐश्वर्या कुछ मिनटों के लिए रुकी और फिर उसने केले के चिप्स खाने शुरू कर दिए। इसी वक्त सत्यराज घर में दाखिल हुआ। घर लौटते ही केले के चिप्स की खुशबू आई। अरे वाह, केले की चिप्स, क्या बात है। सत्यराज भी अपनी बेटी के साथ केले के चिप्स खाने लगा। बहुत खूब। वाह ऐश्वर्या, तुम्हारे हाथ के केले के चिप्स कमाल हैं। लेकिन आज किस खुशी में चिप्स बने हैं? वो अब्बा, मैंने बाजार में केले के चिप्स खिलाने को कहा था, तो अम्मा ने दाम पूछा। वो ठेले वाला 200 रुपए किलो बोल रहा था। मैंने उससे कहा कि कच्चे केले तो 10 रुपए किलो फरोख्त होते हैं, तो बोला कि इसमें तेल और मेहनत भी लगता है। तो मैंने सोचा सबके लिए केले के चिप्स ही बना लूं। केले के चिप्स खरीद कर पैसे क्यों बर्बाद करूं? ये तुमने बहुत अच्छा किया। हमारे तो केले भी घर के हैं, बस बनाने की मेहनत और तेल। लेकिन ऐश्वर्या, गौर करने वाली बात ये है कि केले बस 10 रुपए किलो और केले की चिप्स 200 रुपए किलो फरोख्त होते हैं। हाँ, मैं तो सोच रही थी कि हमें केले की चिप्स बनाकर उसकी फैक्ट्री डालनी चाहिए। मतलब बड़ी तादाद में चिप्स बनाएंगे। हाँ, और इसमें लागत भी कम है। हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। बस मदद के लिए एक खादिम रखना होगा। वो भी है, और हमारी आमदनी में कितना इजाफा हो जाएगा वो सोचो। अगर केले की चिप्स हम 150 रुपए किलो में भी फरोख्त करते हैं तो सभी हमसे ही खरीदेंगे। बिल्कुल। वैसे भी केले की फसल का दाम दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मैं सोच रहा था कि हम क्या कर सकते हैं। तुमने अच्छी तरकीब निकाली है ऐश्वर्या। जल्द ही सत्यराज ने घर के बाहर एक शेड बना दिया। इस शेड में उसने बड़ा सा चूल्हा बनाया, जिस पर एक बड़ी कड़ाही लगा दी। फिर सत्यराज, ऐश्वर्या और उसके खादिम ने मिलकर कच्चे केलों से केले के चिप्स तैयार कर लिए। ऐश्वर्या ने नमक और मसाला मिलाया और तैयार हो गए केले के चिप्स। फिर इन केले के चिप्स को लेकर सत्यराज शहर की दुकानों में गया। भाईजान, ये ताजे केले के चिप्स हैं, मेरे खुद के खेत के हैं। मैंने अभी केले के चिप्स बनाने शुरू किए हैं। क्या आप अपनी दुकान के लिए ये चिप्स खरीदेंगे?
कब्ल मैं खुद चक्कर देखूंगा। सत्यराज ने उसके सामने चिप्स रखे। उस शख्स ने केले के चिप्स खाए। वाह, ये तो बहुत खूब है। क्या दाम लोगे इनका? 150 रुपये किलो। ठीक है, मुझे 5 किलो दे दो और अपना नंबर भी दे दो। खत्म होंगे तो फिर कॉल करूंगा। ठीक है भाईजान। सत्यराज कई और दुकानों पर गया और उसने सभी को अपने केले के चिप्स फरोख्त किए। जब वो घर पहुंचा तो उसके ज्यादातर केले के चिप्स फरोख्त हो चुके थे। ये देखो ऐश्वर्या, आज 30 किलो चिप्स फरोख्त हुए हैं। 4,500 रुपये एक दिन की कमाई है। बाप रे! ये 10 किलो बच गए हैं, शायद कल तक ये भी फरोख्त हो जाएं। अच्छा है। तभी सत्यराज के मोबाइल पर एक कॉल आया। जी भाईजान, अभी 10 किलो केले के चिप्स बचे हैं। हाँ, अभी लाता हूँ। क्या हुआ? मालूम होता है हमारे चिप्स अच्छे से फरोख्त हो रहे हैं। एक दुकानदार को 10 किलो और चाहिए, देकर आता हूँ। सत्यराज दुकानदार को केले के चिप्स देकर पैसे लेकर आता है। रास्ते में उसे कई और दुकानदार के कॉल आते हैं। अरे ऐश्वर्या, सारे चिप्स खत्म हो गए। कल 30 किलो चिप्स का और ऑर्डर आया है। वाह, ये तो बढ़िया है। सोचा नहीं था कि केले से भी मैं कभी इतने पैसे कमाऊंगा। अब सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। यकीनन। ऐश्वर्या के केले के चिप्स धूम मचा चुके थे। वो रोज 30-40 किलो केले के चिप्स बनाया करती थी, जो हाथों हाथ फरोख्त हो जाया करते थे। दोनों मियाँ बीवी काफी मुनाफा कमा रहे थे। फिर एक रात ऐश्वर्या के दिमाग में एक ख्याल आया, मुझे और भी मुनाफा कमाना है, और अगर मैं सस्ता वाला तेल इस्तेमाल करूं तो मेरा मुनाफा बढ़ जाएगा। हाँ, वैसे भी तेल से जायके का क्या फर्क आएगा। और अगले दिन से ऐश्वर्या ने सस्ते वाले तेल में चिप्स बनाना शुरू कर दिया। इस बात से बेखबर सत्या चिप्स को दुकानों पर फरोख्त कराया। ये सिलसिला कुछ रोज तक चलता रहा। फिर एक दुकानदार कम चिप्स खरीदने लगे। आज 3 किलो चिप्स ही दे दो भाई। देखो, कल के भी ऐसे ही पड़े हैं। अब सत्या सोच में पड़ गया कि एकाएक उनके चिप्स की मांग कम कैसे हो गई। ऐश्वर्या, यकायक लोगों ने चिप्स खरीदना कम क्यों कर दिया होगा? ऐश्वर्या के चेहरे पर परेशानी की शिकन थी, जैसे उसे इल्म था कि क्या हुआ है। शायद ये मेरी गलती है, मैंने ही अच्छे तेल की जगह सस्ता तेल डाला। सोचा लोगों को जायके का इल्म नहीं होगा और हमारे मुनाफे में इजाफा हो जाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो बेईमानी हुई। तुम्हारी जरा सी लालच की वजह से हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। मैंने ऐसा हरगिज नहीं सोचा था। अब हम क्या करें? अब एक ही रास्ता है। सत्यराज ने ऐश्वर्या को अच्छे तेल में केले के चिप्स बनाने को कहा और ये चिप्स सत्यराज दुकानदारों के पास ले गया। अरे भाईजान, पहले के जितने भी चिप्स बचे हैं मुझे वापस दे दो। ये नए और बेहतर ले लो। मालूम होता है हमसे बनाने में कुछ गलती हो गई थी, इसीलिए जायका इतना अच्छा नहीं था। ठीक है भाई, लेकिन आगे से ऐसी कोई गलती मत करना। हरगिज नहीं भाईजान। सत्यराज ने सारी दुकानों पर केले के चिप्स बदल दिए और फिर पहले की मानिंद उसके चिप्स फरोख्त होने लगे। इस मर्तबा तो मैंने संभाल लिया है, अगली मर्तबा ऐसा कुछ भी मत करना। नहीं नहीं जी, मैं समझ गई हूँ कि लालच बुरी बला है। मैं फिर कभी लालच की वजह से मिलावट नहीं करूँगी। और जल्द ही उसकी एक फैक्ट्री बन गई, गीता चिप्स फैक्ट्री। उनकी ईमानदारी की वजह से उनका कारोबार इतना बढ़ पाया था। भागलपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से रंजीत कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से रंजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के रूप में आकर वो शहर चला जाता था। भगवान के नाम पर दे दे बाबा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? बेटी अगर देना है तो दो, नहीं तो रास्ता नापो। रंजीत हमेशा ऐसा ही करता।
वो गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगह पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके घर चला जाता। जमींदार साहब, वो देखिए, वहाँ से रंजीत आ रहा है। उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह वो फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा। मेरे सोने के बाद ये गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर आ पहुंचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं मालिक। आपने मेरे पूरे खेत ले लिए हैं। अब ये छोटी सी कुटिया बची है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं। तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम ये सब ले लेंगे, इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपने खेत छुड़वा लूंगा। रंजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों हैरान रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से नाराज होकर चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? और इसके हाव भाव से तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब हो। और बातें तो ऐसी कर रहा था कि वो सारे जमीनें खरीद लेगा। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए रूप बदलकर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी बीवी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे 1 दोगे, मालिक तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल। गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा मत करिए मालिक। मैं बस ये अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहाँ चलकर देखना, तुम्हारा रहना हराम हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। रंजीत जहाँ कहीं भी जाता, लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव का सबसे बड़ा भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव से रंजीत अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक हार कर परेशान होकर भागलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ ले लिया। भगवान ने अनाथ भेजा था। आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जिंदगी में रोने से अच्छा है तो मैं मर ही जाता हूँ। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि रंजीत उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी इस पहाड़ से, इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। रंजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी समस्या बहुत जटिल है, तो मेरे पास एक तुम्हारे लिए बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपनी कमंडल से जल निकालकर रंजीत के ऊपर छिड़क दिया। रंजीत ने जैसे ही आंखें बंद की, रंजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और रंजीत अपनी भिखारी के वेश में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे, वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस भेष में रहने पर ही। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये तुम्हें सोने के सिक्के भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद के तौर पे दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं?
ये मेरे साथ मालिक ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, रंजीत के भिखारियों के वेश में होने की वजह से वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। रंजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान रह गईं। रंजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जोहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना। मेरे भागलपुर गांव वालों को यहाँ दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसा हो गया। समय का खेल है, बस तुम बस मेरा घर अच्छे से बना दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर रंजीत भागलपुर गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु की दुआ से वो 4 गुना ज्यादा हो जाती। देखते ही देखते रंजीत भिखारी से अमीर बन गया। लेकिन रंजीत का सारा बर्ताव भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छिपाकर सारे गांव वालों को दावत दी। सुनो सुनो सुनो, भागलपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहां के मालिक ने भागलपुर दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा। वो बहुत बड़ा महल है, हमें चलना चाहिए। वहां जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बेहद खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में रंजीत अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहां देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए। गांव बसा नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। आने दो मालिक, आने दो, यहाँ पर अच्छी भीख मिल जाएगी ना। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उन्हीं का ही है। ये क्या बकवास है? ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये महल रंजीत जी का ही है। लेकिन ऐसे कैसे? ये तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक रंजीत कैसे हो गया? तब वहाँ रंजीत कहता है, मैं तो बस अपने हालातों के वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी सब कुछ है। रंजीत की बात सुनकर दोनों मायूस हो जाते हैं और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और रंजीत से मुआफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था। उत्तराखंड के एक गांव में रीमा अपने पति शैलेश के साथ मैगी बेचने का काम किया करती थी। मैगी की दुकान खुले हुए कुछ ही दिन हुए थे। वहाँ के लोगों ने लाइन ही लगा दी थी दुकान पर। रीमा और शैलेश की दुकान खूब चल रही थी। परेशानी ये थी, शैलेश को दुकान पर काम करना पसंद नहीं था। शैलेश एक नौकरी पेशा आदमी था जिसने लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवा दी थी। जब से नौकरी छूटी है, यहाँ लोगों के बर्तन और झूठे मैगी साफ करने पड़ रहे हैं। कभी भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। तुम्हें क्या है, बचपन से ही ऐसी हो, पर मैं तो काबिल हूँ ना। तो इसके अलावा हम करें भी क्या? तुम तब तक दुकान चलाओ जब तक मैं शहर से वापस ना लौटूं। मैं फिर से वहाँ नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। कुछ पैसे तुम्हारे पास रखे हुए हैं, उनसे घर चलाना और मैं जल्दी ही नौकरी ढूंढकर तुम्हें संदेश दूंगा। रीमा से बात करके शैलेश शहर की बस पकड़ लेता है और नौकरी करने लगता है। रीमा मायूस हो जाती है और अपनी मैगी की दुकान अपनी ननद रिया को बुलाकर उसके साथ चलाने लगती है। बैठ रिया, क्या बताऊं तुझे, जब से इन्हें शहर में नौकरी मिली है तब से दुकान चलाना मुश्किल हो गया है।
भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपके दुकान और घर दोनों में मदद करूँगी। मेरी प्यारी गुड़िया, तूने इतना कह दिया यही बहुत है। अगले ही दिन रीमा और रिया दोनों मैगी की दुकान खोलते हैं, लेकिन आसपास दुकानें ज्यादा होने की वजह से उस दिन उनकी दुकान नहीं चलती। भाभी, ऐसा पहली दफा हुआ है कि हमारी दुकान नहीं चली, वरना रोज हमारे मैगी बिक ही जाते हैं। वो कहा जाता है ना कि हमेशा दिवाली नहीं होती, आज नहीं तो कल चलेगी, और क्या। देखते ही देखते 15 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मैगी की दुकान नहीं चलती। थक हार कर दोनों ननंद भाभी दुकान बंद कर देते हैं। रिया, पता नहीं हमें किसकी बुरी नजर लग गई है, हमारी दुकान चल ही नहीं रही है। मैं जब से आई हूँ मैंने दुकान पर ग्राहकों से ज्यादा तो मैगी खाई है। इस चीज का कोई हल तो हमें निकालना ही होगा। क्यों ना हम चॉकलेट मैगी खोलें? उत्तराखंड की ठंड में तीखी तीखी मैगी में मीठे मीठे चॉकलेट, अच्छी दुकान चलेगी। सिर्फ मैगी तो बिक नहीं रही है और तुम चॉकलेट मैगी बेचने की बात कर रही हो। अचानक से उनके घर पर डाकिया आता है और वो चिट्ठी देकर चला जाता है। ये जरूर तेरे भैया की होगी, रुक जा मैं देखती हूँ। मुझे एक चॉकलेट फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है, पूरे 1 महीना हो गया है और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, इसलिए तोहफे के तौर पर मैं तुम्हें खूब सारे मीठे मीठे चॉकलेट्स भेज रहा हूँ। तुम्हारे भैया की बड़े से चॉकलेट फैक्ट्री में नौकरी लग गई है, उन्होंने भेंट के तौर पर खूब सारे चॉकलेट्स भेजे हैं। ये देखो, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तो और, इससे हम चॉकलेट मैगी बनाकर इसे बेच भी सकते हैं। एक बार ट्राई कर लेने में क्या हर्ज है। जब तक हम ऐसा कर ना ले तो मानने वाली कहाँ है। दोनों ने अगले ही दिन चॉकलेट मैगी बेचनी शुरू कर दी। मैं आज के दिन के लिए बहुत उत्सुक हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। रिया ने चॉकलेट मैगी बनाना शुरू ही किया था कि उसकी खुशबू आसपास सभी जगह पड़ी। सारे ग्राहक चॉकलेट मैगी खाने के लिए रिया और रीमा की दुकान पर आने लगे। ये खुशबू तो बहुत ही लजीज है। ये आप क्या बेच रही हैं? हम यहाँ पर चॉकलेट मैगी बेच रहे हैं। कमाल है, कई तरीके की मैगी खाई लेकिन कभी चॉकलेट मैगी नहीं खाई। ये कैसी होती है? खा कर देखिए एक बार, फिर कहेंगे कि बार बार आएंगे। बहन जी, मुझे भी देना, मैं भी चॉकलेट मैगी खाना चाहता हूँ। पहले ही दिन शैलेश की भेजी हुई चॉकलेट खत्म हो जाती है और उस चॉकलेट से बनी चॉकलेट मैगी की दुकान खूब चलती है। सब बड़े खुश होते हैं। तभी शैलेश शहर से अपना 1 महीना पूरा करके वापस आता है और रीमा से कहता है, जाने मन कहाँ हो? देखो मैं आ गया और मैं पूरी 1 महीने की पगार साथ लाया हूँ। अरे, मैं आज बेहद खुश हूँ। आप भी आ गए और हमारा धंधा फिर से दौड़ने लगा। भैया, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? शैलेश रिया को अपना बैग देकर कहता है, इसमें तुम्हारे लिए ढेर सारे कपड़े और चॉकलेट्स हैं, जाओ ले लो। शैलेश को रीमा खाना देती हैं। सारे मिलकर खाना खाते हैं। तब रीमा शैलेश से कहती हैं, वो दरअसल बात ये है कि मैंने और रिया ने चॉकलेट मैगी की दुकान खोली है और उससे हमें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितना मुनाफा हो गया वैसे? ये देखिए, 2 दिनों के पूरे 10,000 रुपए। क्या कहा? 10,000 रुपए? वो भी 2 दिन में? मेरे पूरी महीने की तनख्वाह 10,000 है और तुम दोनों 2 दिन में 10,000 कमा लिए। रीमा और रिया की मेहनत और उनके पैसे देखकर शैलेश की आंखें चौंधिया जाती हैं। शैलेश हिचकिचा के कहने लगता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शर्म करूं या गर्व से बात करूं। जितना मेरी बहन और पत्नी ने 2 दिन में कमाया, उतना तो मैं महीने भर मेहनत करके कमा रहा हूँ। तो इसमें शर्म की क्या बात है? आप भी हमारे साथ इस धंधे में शामिल हो जाइए, और क्या।
मुझे मंजूर है और मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही पल शैलेश चर्च जाकर चॉकलेट लाता है। रिया और रीमा की मदद से चॉकलेट मैगी की दुकान खोल देता है और खोलते उनके दुकान पर चॉकलेट मैगी खूब बिकती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब हमारे गांव में हो रहा है। लोग इतने चाव से चॉकलेट मैगी खा रहे हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने की नीयत होती है। आप सब बस अपनी बातें ही करते रहेंगे या मेरी भी कुछ सुनेंगे? तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है बहना, तुम ही तो इस घर की लक्ष्मी हो। रीमा, रिया और शैलेश हर रोज अपनी चॉकलेट मैगी की दुकान खोलते और उससे अच्छा व्यापार करते। शैलेश ने अपने शहर की नौकरी छोड़ दी और अपने दुकान पर फिर से काम करने लगा और फिर सारे खुशी खुशी रहने लगे।